हाँ, तो आरजी हॉटरे जो आते हैं वो व्यापार चक्र के प्रथम अर्थशास्त्री। मैं प्रथम क्लासिफिकेशन इन द टर्म ऑफ मॉनेटरी इकोनॉमिस्ट के नाम से करता हूँ कि प्रथम अर्थशास्त्री थे जिन्होंने ये विवेचना की थी कि अर्थव्यवस्था में यदि व्यापार चक्र यानी जो ट्रेड साइकिल की घटना होती है वो पूर्ण रूप से मॉनेटरी फिनोमिना है। मॉनेटरी फिनोमिना का मतलब होता है कि आरबीआई जब इकोनॉमी में ब्याज दर की माध्यम से अर्थव्यवस्था में सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ा देता है तो अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्र बूम की स्थिति में चला जाता है। ठीक है। वहीं जब अर्थव्यवस्था में सप्लाई ऑफ मनी कम कर दिया जाता है इन द हेल्प ऑफ आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, तो अर्थव्यवस्था में डिप्रेशन की स्थिति आ जाती है। तो उस इस घटना को हम लोग हॉटरे के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो इसी टॉपिक पर डिस्कशन है पूरी तरह से। अगर आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वर्किंग फंक्शन पता है एंड क्रेडिट कंट्रोल, क्रेडिट क्रिएशन पता है आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, तो आपको ये सिद्धांत प्रॉपरली समझ में आने वाला है। ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको स्लाइड को शेयर करते हैं, स्लाइड के साथ हम ये लोग देखते हैं। तो स्लाइड इसमें ये बताया जा रहा है कि अर्थव्यवस्था में जो ट्रेड साइकिल है वो पूरी तरह से मौद्रिक सिद्धांत है, यानी मॉनेटरी फिनोमिना है। और मॉनेटरी फिनोमिना का मतलब होता है सप्लाई ऑफ मनी पर ट्रेड साइकिल डिपेंड करता है। अब देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या होता है, मॉनेटरी जगत का हेड है, सर्वे सर्वा है। ठीक है। हम इंडिया लेवल पे बात करते हैं इस क्योंकि इंडिया लेवल पर ये फ्लक्चुएशंस होते हैं, वर्ल्ड लेवल पे तो कई बड़ी संस्थाएं होती हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब अर्थव्यवस्था में रेट ऑफ इंटरेस्ट के जरिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करके, ठीक है, अर्थव्यवस्था में क्रेडिट क्रिएशन करना चाहता है, क्रेडिट क्रिएशन करता है, तो लोगों के हाथ में परचेजिंग पावर बहुत ज्यादा आ जाती है। ठीक है। क्योंकि सस्ते लोन हो गए हैं। जब सस्ते लोन हो जाएंगे तो लोगों को लगता है कि अर्थव्यवस्था में हम जो प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं उसको ज्यादा खरीद लें, क्योंकि अर्थव्यवस्था में लोनिंग बड़ी सस्ती है। तो जब लोनिंग सस्ती है तो सप्लाई ऑफ मनी ज्यादा है और उस पैसे को एक व्यापारी लेता है, अर्थव्यवस्था में सप्लाई करने के लिए प्रोडक्ट का ऑर्डर देता, साथ ही साथ जो स्टॉक रूम्स हैं, जो उनके बफर, जो उनके भंडार गृह हैं, उन भंडार गृह में, ठीक है, भंडार गृह में भी रखने के लिए वो क्या करता है कि कुछ ये लगता है कि सस्ता लोन मिल रहा तो क्यों ना भंडार गृह में सारे हम मटेरियल्स को रख लें। तो इस प्रकार वो दो प्रकार की डिमांड करता है कंपनी से। पहला प्रोडक्ट जो मार्केट में बेचना, दूसरा प्रोडक्ट जो उसको स्टोर रूम में रखना है। ठीक है। क्योंकि लोन अभी सस्ता है जिससे कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है। और ये प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने का मतलब यही हुआ कि कंपनी का जब डिमांड बढ़ेगी तो उसके परिणाम स्वरूप प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा, प्रोड्यूसर का प्रॉफिट बढ़ेगा, और प्रॉफिट बढ़ेगा निश्चित रूप से निवेश बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था में रोजगार बढ़ेगा। तो इससे अर्थव्यवस्था में जो हम व्यापार चक्र के इस पोर्शन पे रहते हैं तो ये ऊपर की ओर हम प्रॉस्पेरिटी स्थिति पे तेजी से चलने लगते हैं। यानी आरबीआई जब क्रेडिट क्रिएशन की पॉलिसी अपनाती है इकोनॉमी में, ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन की पॉलिसी अपनाती है तो ऐसी घटना हमको दिखाई पड़ती है। वहीं जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, क्रेडिट कंट्रोल करती है, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लगता है कि अरे अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा मुद्रा हो गई है, तो वो क्या करती है, क्रेडिट क्या होती है, कम करना चाहती है अर्थव्यवस्था में। तो जब क्रेडिट को कम करेगी, डिक्लाइन करेगी, तो उसके परिणाम स्वरूप रेट ऑफ इंटरेस्ट इकोनॉमी में बढ़ा देती है। तो जब ब्याज की दर अर्थव्यवस्था में बढ़ जाती है तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि उत्पादक जो आपके पास व्यापारी हैं वो लोन अब देखो स्टॉक के लिए तो नहीं लेंगे, कहेंगे एक काम करते हैं, केवल प्रोडक्ट जो हमको चालू रूप से मार्केट में सप्लाई करना केवल उतने का ऑर्डर दो, बाकी स्टॉक में रखने के लिए ऑर्डर मत दो। तो एक ऑर्डर यहां से कम कर देता है, यानी स्टॉक में रखने वाला ऑर्डर कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप जो प्रोडक्ट की डिमांड है कंपनी से वो
50% हो जाती है, डिक्लाइन कर जाती है। तो जब प्रोडक्ट की डिमांड डिक्लाइन करती है तो प्राइस ऑफ कमोडिटी भी डिक्लाइन करता है, और जिससे प्रॉफिट ऑफ द प्रोड्यूसर डिक्लाइन करता है। प्रॉफिट ऑफ द प्रोड्यूसर डिक्लाइन करने के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में निवेश की दर कम होती है, और निवेश की दर कम होने से मल्टीप्लायर उल्टा काम करता है, और नेशनल इनकम और कई गुना कम हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार अर्थव्यवस्था में पूरा खेल किसका है? सप्लाई ऑफ मनी एंड यानी क्रेडिट कंट्रोल का है पूरा सिस्टम। तो हॉट्रे ने यह बताया कि व्यापार चक्र पूरी तरह से मॉनेटरी फिनोमिना है, अर्थात जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पॉलिसी होती है क्रेडिट क्रिएशन की या क्रेडिट को क्या करने की, कम करने की, उन पॉलिसीज के कारण व्यापार चक्र होते हैं। ठीक है, तो ये आपका मैंने मूल तत्व बता दिया, बेसिक कॉन्सेप्ट नोट आपके साथ मैंने डिस्कस कर दिया। अब इसी को मैं इलेबोरेट करके आगे आपके साथ डिस्कस करता चलता हूं। तो सबसे पहले मॉनेटरी फिनोमिना जो बात की गई आरजी हट्रे द्वारा किया गया, इन्होंने बताया कि ये पूरी तरह से मौद्रिक घटना है। ठीक है, इसके अर्थ में आर्थिक गतिविधियों के स्तर में सभी परिवर्तन पैसे के प्रवाह में परिवर्तन के प्रतिबिंब के अलावा कुछ भी नहीं है। यानी अर्थव्यवस्था में जितनी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी संपादित होती है, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहीं ना कहीं से कंट्रोल्ड होती है अर्थव्यवस्था में फ्लो ऑफ मनी पर, यानी सप्लाई ऑफ मनी पर डिपेंड होती है। तो इस प्रकार फ्लो ऑफ मनी इकोनॉमी में डिमांड एंड प्राइस एंड प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट को डिटरमाइन करता है। ठीक है, वहीं पर अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी डिक्लाइन है तो इट मींस होता है कि अर्थव्यवस्था में इनके द्वारा अर्थव्यवस्था में सप्लाई ऑफ मनी पहले से कम हो गई है। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी जितनी होती है वो केवल मनी फ्लो में, ठीक है, या चेंज इन मनी सप्लाई पर डिपेंड करती है। इस प्रकार इस दृष्टि से दृढ़ता से कहता है कि जो हमारे पास सर्कुलर फ्लैक्चुएशंस होते हैं, जिसको आप लोग ट्रेड साइकिल बोलते हैं, जो सर्कुलर फ्लैक्चुएशंस होते हैं केवल उन्हीं कारकों में पाए जाते हैं जो धन के प्रवाह में विस्तार और संकुचन पैदा करते हैं। ठीक है, धन के प्रवाह, यदि धन का प्रवाह में विस्तार हो गया, एक्सपेंशन ऑफ द मनी हो गई, ठीक, अर्थव्यवस्था में लोगों को इजीली एक्सेस होने लगी मनी, तो अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्र पॉजिटिवली प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाएगा। लेकिन अगर धन के प्रवाह और विस्तार में संकुचन पैदा हो जाता है या धन की आपूर्ति पहले से कम हो जाती है, तो निश्चित रूप से इकोनॉमी में इसका बैड इफेक्ट पड़ेगा। पहले रिसेशन होगा और फिर से इकोनॉमी डिप्रेशन में चली जाएगी। आगे है, हॉट्रे के धन प्रवाह को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं, ठीक है, मुद्रा आपूर्ति, सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है, सप्लाई ऑफ मनी ये बताती है कि अर्थव्यवस्था में सप्लाई ऑफ मनी में सब कुछ इन्होंने कहा कि इट विल बी डिपेंड अपॉन द बैंकिंग सिस्टम, इट इज डिपेंड अपॉन द बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, बैंकिंग सिस्टम क्या करती है? क्रेडिट क्रिएशन का काम करती है, और मैं इसको अगर ब्रॉडली बोलूं तो क्रेडिट कंट्रोल का काम करती है। कौन? बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, और बैंकिंग सिस्टम में सबसे हेड में होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो क्रेडिट कंट्रोल करने की पॉलिसी होती है, क्रेडिट एक्सपेंशन एंड क्रेडिट कंट्रोल करने की जब बात करता है तो वही व्यापार चक्र का जन्म दे देता है। ठीक, उसके लिए आय व्यय में परिवर्तन बैंक क्रेडिट की मात्रा में परिवर्तन के कारण होता है। यानी इंसान के पास इनकम ज्यादा हो गई, उसके एक्सपेंडिचर बढ़ गए, मतलब कहीं ना कहीं जो बैंक क्रेडिट है वो इजीली एक्सेस होने लगी है। ठीक है, व्यापार चक्र के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सकता है ताकि बैंक क्रेडिट में बदलाव के कारण प्रभावी मांग, जो इफेक्टिव डिमांड है, उसमें बदलाव हो सके। इसलिए व्यापार चक्र एक मॉनेटरी फिनोमिना है, मौद्रिक घटना है, क्योंकि मांग, जो सामान्यतः मांग स्वयं एक मौद्रिक घटना। अर्थव्यवस्था में जब लोगों के पास सप्लाई ऑफ मनी ज्यादा होती है तो तभी आपने देखा होगा कि डिमांड ऑफ द कमोडिटी ज्यादा होती है। तो जो हमारा डिमांड साइड है, ठीक है, इकोनॉमी में जो डिमांड फैक्टर है, ये फ्लैक्चुएट होता है इनकम पर, मनी पर, एंड मनी फ्लैक्चुएट होती है आपके बैंकिंग स्तर पॉलिसीज पर, बैंकिंग लेवल पॉलिसीज पर। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो ट्रेड साइकिल है, इट इज अ
मॉनेटरी फिनोमिना, ये एक मौद्रिक घटना है। ठीक है, हम बताते हैं कि क्रेडिट विकास की प्रगति की दर है। देखो ध्यान से देखना, क्रेडिट विकास की प्रगति की दर है, अर्थात अगर क्रेडिट क्रिएशन हुआ, क्रेडिट निर्माण की मैं बात कर रहा हूं, वो अर्थव्यवस्था में प्रगति की दर को बताता है कि हमारी इकोनॉमी कितनी तेजी से अर्थव्यवस्था में ग्रो कर रही है, इकोनॉमी कितनी तेजी से बढ़ रही है। और इकोनॉमी बढ़ने में कितने वेरिएबल्स की मैंने बात की थी, आपके साथ मैंने इनकम वेरिएबल की बात की, मैंने आपके साथ एम्प्लॉयमेंट वेरिएबल की बात की, मैंने आपके साथ प्राइस वेरिएबल की बात किया। तो इन वेरिएबल के साथ इकोनॉमी क्या होती है, तेजी से इंप्रूव करती चली जाती है, और कहां पर पहुंच जाती है, फुल एम्प्लॉयमेंट पर, जब लोगों का एक्सपेंडिचर बिहेवियर बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था में जो एक्सपेंडिचर बिहेवियर होता है वो मनी पर, अवेलेबिलिटी ऑफ मनी पर डिपेंड करता है। तो इस प्रकार अर्थव्यवस्था में प्रगति की दर क्रेडिट विकास पर होता है। अगर क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा है तो प्रगति की दर ज्यादा होगी, वहीं क्रेडिट क्रिएशन कम है तो प्रगति की दर कम होगी, जो चक्र की सीमा अवधि को निर्धारित करती है। इस प्रकार जो हमारा क्रेडिट आंदोलनों को तेज किया जाता है तो चक्र की अवधि कम हो जाती है। और इसका मतलब अगर क्रेडिट आंदोलनों को तेज किया जाए, जो हमारे पास क्रेडिट आंदोलन है, क्रेडिट आंदोलन का मतलब होता है फ्लैक्चुएशन, अगर हम क्रेडिट बढ़ाएं घटाएं तो हमारे पास जो चक्र है वो छोटे छोटे चक्र होंगे। छोटे छोटे चक्र का मतलब होता है हमने पॉलिसी बार बार चेंज की, जल्दी जल्दी चेंज किया। लेकिन अगर पॉलिसी में स्थिरता रखते हुए हमने देर तक चेंज किया, ठीक है, तो उसके परिणाम स्वरूप हमें ये दिखाई पड़ता है। इसका मतलब होता है कि यदि क्रेडिट सुविधाएं मौजूद नहीं है तो उतार चढ़ाव नहीं होता। इसलिए क्रेडिट को नियंत्रित करके व्यक्ति आर्थिक गतिविधियों में उतार चढ़ाव को नियंत्रित कर सकता है। ठीक है, यानी क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है, क्रेडिट अगर आपकी इकोनॉमी में फ्लैक्चुएशंस ज्यादा हैं, ठीक है, बिजनेस फ्लैक्चुएशंस बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब होता है कि आपके देश की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं ज्यादा अनस्टेबल है। फिर से याद रखना टेक्निकल वर्ड, आपकी मौद्रिक नीति अनस्टेबल है, अस्थिर है। आपको अप्रोप्रिएट क्या करना, मॉनेटरी पॉलिसी के लिए पॉलिसी बनानी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि जो बिजनेस फ्लक्चुएशन है, बिजनेस साइकिल में चेंजेस हैं, उन बिजनेस साइकिल में चेंजेस को कम करना चाहते हो, तो आपको मॉनेटरी पॉलिसी को भी स्टेबलिश करना पड़ेगा और स्टेबल करना पड़ेगा। वहीं अगर आप चाहते हो कि इकोनॉमी में बहुत तेजी से मॉनेटरी पॉलिसी बढ़े, ठीक है, अर्थव्यवस्था में सप्लाई ऑफ मनी बढ़े, तो आपको मॉनेटरी पॉलिसी को, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, चेंजेस लाने पड़ेंगे। हालांकि आगे उन्होंने कहा कि जो चक्र की प्रगति दर है वो गैर मौद्रिक कारणों से भी प्रभावित हो सकती है। ठीक है, हमने कहा कि जो चक्र होता है, व्यापार चक्र, दैट इज परफेक्टली फुली मोनेटरी फिनोमिना, ये मैंने आपसे साथ बोल दिया। बट गैर मोनेटरी रीजंस भी हो सकते हैं। कभी कभी इकोनॉमी में क्या हो जाए, लोगों के पास मनी हो लेकिन सूखा पड़ जाए, तो अर्थव्यवस्था में उस कंडीशन में नहीं होगा ये प्रॉस्पेरिटी, क्योंकि लोगों के पास मनी तो है बट वस्तुओं की उपलब्धता नहीं है। तो इन्होंने उन कारकों की भी बात किया जो कारक अर्थव्यवस्था में नॉन मोनेटरी हैं और वो भी व्यापार चक्र को निर्धारित करते हैं। ठीक है, ये कारक अप्रत्यक्ष रूप से क्रेडिट आंदोलनों के माध्यम से संचालित होते हैं। उदाहरण के लिए एक गैर मौद्रिक कारक जैसे कि विशेष उद्योग में आशावाद सीधे गतिविधियों को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, आशावाद की मैंने आपको बताया था कि वहां पर जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत क्या बताता है कि अगर आपकी इकोनॉमी में आशावाद और निराशावाद है तो आशावाद में व्यापार चक्र ऊपर की ओर जाता है और निराशावाद में व्यापार चक्र नीचे की ओर आता है। लेकिन यह उद्योग पर सामान्य प्रभाव नहीं डाल सकता जब तक कि आशावाद को मौद्रिक परिवर्तनों के माध्यम से ना जोड़ा जाए। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि इकोनॉमी में मॉनेटरी फिनोमिना को इंक्लूड करना होगा, तभी हमारी इकोनॉमी में क्या हो जाएगा, इस प्रकार की घटनाएं संपादित हो सकती हैं। ठीक है, इन आधार पर हार्ट्रे ने व्यापार चक्र को विशुद्ध, इन्होंने कहा आशावाद यानी नॉट नॉन मोनेटरी फिनोमिना आल्सो, ठीक है, एक्टिवेट या वर्किंग एज द एक्टिव एजेंट इन द टू डिटरमाइन द ट्रेड साइकिल, बट जो आपके पास होता है मोनेटरी फिनोमिना वो उसको लीड करता है।
ठीक है, यानी मॉनेटरी फिनोमिना का होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हार्ट्रे के सिद्धांत का सार यह है कि बैंक क्रेडिट में निहित अस्थिरता पैसे के प्रवाह में परिवर्तन का कारण बनती है, जिसके कारण चक्रीय रूपांतरण होते हैं। यानी जो ट्रेड साइकिल आपके पास दिखाई पड़ता है वो कहीं ना कहीं सप्लाई ऑफ मनी या फ्लो ऑफ मनी, दो देखो, दो टर्मिनोलॉजी मैं यूज कर रहा हूं। एक यूज कर रहा हूं मैं सप्लाई ऑफ मनी, एंड दूसरी टर्मिनोलॉजी मैं यूज कर रहा हूं फ्लो ऑफ मनी। फ्लो ऑफ मनी, देखो सप्लाई ऑफ मनी का मतलब होता है अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को बढ़ा देना, एंड फ्लो ऑफ मनी का मतलब होता है कि लोगों को क्रेडिट इजिली एक्सेस हो जाना। क्रेडिट इजिली यानी जो अर्थव्यवस्था में सप्लाई ऑफ मनी है उनके फ्लो में कोई ऑब्जेक्शंस ना होना। बैंक इजिली आपको एज ए लोन उपलब्ध कराता है। तो ये दो एजेंट जो होते हैं इकोनॉमी में, वो क्या करते हैं, सप्लाई ऑफ मनी एंड फ्लो ऑफ मनी लोगों की परचेजिंग पावर को डिटरमाइन करते हैं, एंड दैट डिटरमाइन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द कंज्यूमर, जिसके कारण चक्रीय रूपांतरण होते हैं। आर्थिक विस्तार बैंक ऋण के विस्तार के कारण होता है, और आर्थिक संकट तब तक होता है जब तक कि बैंकिंग प्रणाली द्वारा ऋण निर्माण को रोक दिया जाता है। इस प्रकार ऋण का संकुचन एक अवसाद की ओर हमें ले जाता है। ठीक है, तो यानी जो हमारे पास ऋण का संकुचन है वो अवसाद की ओर हमको लीड जाएगा। यानी अर्थव्यवस्था में यदि क्रेडिट कंट्रोल होता है, ऋण का संकुचन का मतलब क्या हुआ कि अर्थव्यवस्था में लोनिंग प्रोसेस को धीमा कर दिया गया। और लोनिंग प्रोसेस को धीमा कैसे किया जा सकता है, अर्थव्यवस्था में ब्याज की दरों में वृद्धि करके। तो अर्थव्यवस्था में जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक रेट बढ़ा देता है तो निश्चित रूप से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो आपका ऋण संकुचन होता है। ऋण संकुचन होगा तो मनी फ्लो कम हो जाएगा, सप्लाई ऑफ मनी कम हो जाएगा। उससे हमारी इकोनॉमी डिप्रेशन में चली जाती है, और एक उत्पादक मांग के अभाव के कारण लगातार अपना क्या होता है, प्लांट बंद करता जाता है, और फ्यूचर में उसके प्रॉफिट इतनी तेजी से निगेटिवली इफेक्टेड होते हैं कि अर्थव्यवस्था में जो बेसिक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बंद करना पड़ता है। जो कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो बंद करता चला जाता है। तो इस प्रकार हमको ये फ्लो दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो अब हम मूल रूप से देखते हैं कि जो हार्ट्रे का, ये सॉरी हार्ट्रे है, हार्ट्रे का जो सिद्धांत निम्नलिखित पदों पर रहता है। पहला आपका, उपभोक्ताओं की आय सामान्य रूप से धन या आय या राष्ट्रीय आय या समुदाय की आय का कुल योग होता है, ये चीज पे काम करता है। दूसरा, उपभोक्ताओं का परिव्यय यानी जो खर्च है, निवेश उपभोग और निवेश पर ध्यान व्यय के कुल योग को है। यानी जो व्यय का मतलब होता है केवल उपभोग एक्टिविटी पे नहीं, अगर उसके द्वारा निवेशित किया जाता है तो वो भी एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में हम लोग उसको रखेंगे। तीसरा, उपभोक्ताओं के कुल परिव्यय में वास्तविक वस्तुओं और सेवाओं के लिए समुदाय के कुल प्रभावी मांग है, और इस प्रकार सामान्य मांग एक मौद्रिक मांग है। ठीक है, तो प्रभावी मांग सी प्लस आई पर होता है, और जो इकोनॉमी में जनरल जनरल डिमांड आप बात करते हो वो मॉनेटरी मौद्रिक मांग है, और वो सप्लाई ऑफ मनी पर डिपेंड करती है। अगला पॉइंट है, थोक विक्रेताओं और व्यापारियों की अर्थव्यवस्था में रणनीतिक अस्थिरता होती है। ठीक है, जितने थोक व्यापारी होते हैं, विक्रेता और व्यापारी होते हैं, ये मार्केट के अवसर को उठाना चाहते हैं। देखते हैं कि इजिली उनके पास लोन अवेलेबल है तो वो क्या करते हैं, थोक व्यापारी ज्यादा से ज्यादा स्टॉक लेकर के अपने पास रख लेते हैं। लेकिन जब देखते हैं कि ब्याज की दर अर्थव्यवस्था में ज्यादा है तो वो केवल उतना ही माल उठाते हैं कंपनी से जितना कि अर्थव्यवस्था में खप जाए, और एक्स्ट्रा अपने गोदामों के लिए माल के ऑर्डर नहीं देते। ठीक है, तो इनकी जो रणनीतियां होती हैं ये डिपेंड करती है कि इकोनॉमी में ब्याज की दर क्या है। ठीक है, और स्टॉक होल्डिंग व्यवसाय में बेहतर संवेदनशील होते कि हमको कब स्टोर बनाना है, कब स्टोर नहीं बनाना है, इन पॉइंट्स पर वो बहुत ज्यादा नजर बनाए रखते हैं। धन के प्रवाह में परिवर्तन आमतौर पर बैंक क्रेडिट की अस्थिर प्रवृत्ति के कारण होता है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था में धन में प्रवाह में परिवर्तन, अर्थव्यवस्था में अगर बैंक क्रेडिट अस्थिर है तो निश्चित रूप से धन का प्रवाह क्या हो जाएगा, अस्थिर हो जाएगा। इसलिए हार्ट्रे के चक्रीय मॉडल में बैंक क्रेडिट का एक अनोखा महत्व महत्व दिया गया है कि बैंक क्रेडिट ही व्यापार के चक्र का निर्धारण करेगी। अगला पॉइंट है, हॉट्रे के अनुसार व्यवसायिक गतिविधियों में परिवर्तन मुख्य रूप से प्रभावी मांग या उपभोक्ताओं के परिव्यय में बदलाव के कारण होते हैं।
ये कुल धन आय है जो उपभोक्ताओं के परिव्यय को निर्धारित करते हैं। संपूर्ण आर्थिक प्रणाली की स्थिरता, मौद्रिक संतुलन को भी स्थापित करने का काम यही कार्य करते हैं। अब मौद्रिक संतुलन के तहत की मैं बात करता हूं कि जितना उपभोक्ताओं के पास व्यय होता है वो उनकी आय के बराबर होगा। ऐसे नहीं कि आप बैंक से लोन लाओ और अपने घर में तिजोरियों में पैसा रख दो। अगर आप अपनी इनकम को एक्सपेंडिचर में नहीं कन्वर्ट कर रहे हो तो ये सिद्धांत नहीं काम करेगा। इसलिए इस सिद्धांत के संतुलन के तहत आपको होना चाहिए कि जितनी आप इनकम पा रहे हो, जितनी इनकम आपके पास जनरेट हो रही है, ठीक है, थ्रू द बैंकिंग मॉडल के बैंकिंग रोल के कारण जितनी इनकम जनरेट हो रही है, उस संपूर्ण इनकम को आपको एक्सपेंडिचर के रूप में शो ऑफ करना होगा, एक्सपेंडिचर के रूप में दिखाना होगा। तभी ये मॉनेटरी फिनोमिना वाला सिद्धांत काम कर पाएगा, अन्यथा यह सिद्धांत काम नहीं करेगा। दूसरा, अर्थव्यवस्था में उपभोग तथा उत्पादन बराबर होना चाहिए। इन दोनों के वेरिएबल के मध्य संतुलन स्थापित होना चाहिए। अगर अर्थव्यवस्था में ये संतुलन नहीं स्थापित है तो जो आपका हॉट ट्रे का मॉनेटरी फिनोमिना सिद्धांत है, फर्दर ट्रेड साइकिल, वो काम नहीं करेगा। तीसरा, आपका उपभोक्ताओं और व्यापारियों की नकदी शेष अपरिवर्तित होनी रहती है। नकदी शेष का मतलब होता है कि अगर नकदी शेष का मतलब होता है कुछ पैसा अपने पास वो रखते हैं और वो अपरिवर्तित रहती। जैसे मेरे पास 10% अपनी मनी का रखता हूं तो 100 रुपए अगर मेरे पास है तो मैं 10 रुपए अपने पास नगद रखता हूं। अगर किसी व्यक्ति के पास 10,000 रुपए है तो वो 1,000 नगद रखेगा। 10 लाख है तो 1 लाख रखेगा। यानी वो नगदी जो शेष है वो अपरिवर्तित रहती है। तो मतलब होता है कि वो 10% मनी अपने पास नगद रखता है, बाकी कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टमेंट बिहेवियर को अपनाता है। नाउ द नेक्स्ट है बैंक क्रेडिट प्रवाह स्थिर है। बैंक क्रेडिट प्रवाह भी स्थिर है। एक बार पॉलिसी बना दी जाती है, पॉलिसी बनाने के बाद 3 महीने 4 महीने एक क्वार्टर काम करती है, फिर अगले क्वार्टर पे कंसीडर किया जाता है, तो बैंक क्रेडिट प्रवाह स्थिर माना गया है। अगला पॉइंट है बाजार की ब्याज दर लाभ की दर के बराबर होता है। ठीक है, तो यानी बाजार की ब्याज दर जो होता है वो लाभ की दर को निर्धारित करता है। अगर ब्याज की दर कम है तो निश्चित रूप से लाभ की दर बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार जो बाजार की ब्याज दर होती है वो लाभ की दर को डिटरमाइन करेगा। अगला पॉइंट है मजदूरी और पूरे पर मूल्य समान है। इसका मतलब है सामान्य लाभ मार्जिन और उत्पादक की गतिविधियों की सामान्य दर है। और अगला पॉइंट है आपका सोने का कोई शुद्ध निर्यात आयात नहीं हो रहा। यानी जो गोल्ड है, क्योंकि गोल्ड बहुत कुछ चीजों को डिटरमाइन करता है, और जब ये सिद्धांत डेवलप किया गया तो उस सिद्धांत में मान लिया गया था कि अर्थव्यवस्था में जो गोल्ड का एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, क्योंकि गोल्ड का एक्सपोर्ट इंपोर्ट कहीं ना कहीं व्यापार चक्र को प्रभावित कर रहा था, तो उसको हम लोगों ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट को एक्सक्लूड कर दिया। अगला है हॉट्रे का कहना है कि इस तरह के मौद्रिक संतुलन की स्थिति बेहद नाजुक संतुलन में से है, जिसे किसी भी कारण से आसानी से नापसंद किया जा सकता है, और जब परेशान होता है तो संचयी असमानता के संक्रमण काल में चले जाते हैं। यानी नाजुक संतुलन का मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था में जो आपके पास मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो एक प्रकार के साइकिल को प्रारंभ कर देता है, और ये एक सीरीज श्रृंखला जन्म देती है, और श्रृंखला क्या करती है कि अर्थव्यवस्था में संतुलन को मेंटेन रखती है। अगला है, उन्होंने जोर दिया कि मुख्य रूप से यह अर्थव्यवस्था में क्रेडिट सिस्टम की अस्थिर प्रकृति है जो धन के प्रवाह में परिवर्तन का कारण बनता है, मौद्रिक संतुलन को परेशान करता है। इस संबंध में उन्होंने लगता है कि छूट दर या ब्याज दर एक महान प्रभाव डालती है। अगला पॉइंट है विस्तार चरण। जैसे मैंने विस्तार चरण प्रॉस्पेरिटी की स्टेज आपके साथ बताया, तो विस्तार स्टेज को मैं एक बार फिर से डिफाइन आपके साथ कर रहा हूं कि जो विस्तार चरण है वो क्या होता है। व्यापार चक्र का विस्तार चरण, जिसे हम लोग बूम स्थिति कहते हैं, जिसे हम लोग प्रॉस्पेरिटी की स्थिति कहते हैं, इसमें क्रेडिट में वृद्धि की जाती है। जो अर्थव्यवस्था में सप्लाई ऑफ मनी होती है उसमें वृद्धि की जाती है, और क्रेडिट में विस्तार क्या होती है, ब्याज की दरों पर निर्भर करता है, और ब्याज की दरों के कारण लोन बढ़ता है, और लोन बढ़ने से लोन की लागत कम हो जाती है, जिससे उत्पादकों को लगता है कि बहुत अच्छा हो रहा है, और वो निवेश करने के लिए आगे आ जाते हैं। बैंक उधार को प्रोत्साहित करती है। ब्याज दर में इस तरह कमी थोक विक्रेताओं के लिए एक बड़ी उत्तेजना होती है। सारे व्यापारी बड़े खुश हो जाते हैं, उनको लगता है कि हम अपनी कंपनी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, कंपनी के लिए मशीनें ले सकते हैं, एंड ज्यादा वस्तुओं को उत्पादन कर सकते हैं। वहीं व्यापारी ये सोचते हैं कि क्यों ना हम बाजार में जितनी वस्तुओं की सप्लाई हो रही है उन वस्तुओं की सप्लाई करें, उसके अतिरिक्त एक स्टॉक भी मेंटेन करके रखें। देखो, जो पूंजीपति है
पूंजीपति कहता है नया प्लांट लगाना मुझे लिए कोई मुश्किल की बात नहीं। क्यों नहीं मुश्किल की बात है? क्योंकि अब उसको बहुत इजीली क्या होता है, लोन अवेलेबल हो जाता है सस्ते दाम पर, तो वो इधर कंपनी लगा सकता है, ठीक है, नए प्लांट लगा सकता है, और इधर व्यापारी क्या करते हैं, वो ज्यादा नए स्टॉक की डिमांड करने लगते हैं। तो इस प्रकार अर्थव्यवस्था में डिमांड एंड सप्लाई दोनों फैक्टर्स काम करते हैं। जब डिमांड एंड सप्लाई दोनों फैक्टर्स काम करते हैं तो इकोनॉमी को बूम की तरफ ले जाते हैं, और इधर जब डिमांड एंड सप्लाई जो पॉजिटिवली एस्पेक्ट से काम करती है, वो इकोनॉमी को कहीं ना कहीं फुल एम्प्लॉयमेंट स्टेज पर पहुंचा देती है। नाउ द नेक्स्ट है, ट्रेडर्स को अपने स्टॉक को बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाता है। ट्रेडर्स जो होते हैं व्यापारी, वो स्टॉक को बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है कौन? कम ब्याज की दर, ठीक है। और जब ब्याज की दर गिरती है तो इन्वेंट्रीज की बात मैंने बात बताई थी, इन्वेंट्रीज का मतलब होता है स्टॉक खुद खरीद के रख देना, ताकि साल भर हम उसकी सप्लाई करते रहें। तो इसलिए अचानक ब्याज की दर जब घटती है तो व्यापारियों द्वारा वस्तुओं की मांग बढ़ाई जाती है, तथा पूंजीपतियों को ब्याज आसानी से पूंजी उपलब्ध हो जाने के कारण, लोन उपलब्ध हो जाने के कारण वो नए प्लांट लगा देते हैं। तो इस प्रकार से डिमांड एंड सप्लाई का फैक्टर पॉजिटिवली काम करता है और इकोनॉमी बहुत तेजी से ऊपर की ओर बढ़ती चली जाती है, क्योंकि आय बढ़ती है, मौद्रिक मांग बढ़ती है और अर्थव्यवस्था ऊपर की ओर बढ़ती जाती है। इस प्रकार बैंक द्वारा बनाई गई धनराशि की पूरी राशि आय के रूप में प्राप्त होती, चाहे लाभ, मजदूरी, किराए, वेतन या ब्याज जो इन वस्तुओं के उत्पादन में लगे हुए हैं। तो उत्पादन से उपभोक्ताओं का विस्तार होगा, निश्चित रूप से देखो उत्पादन बढ़ेगा, उपभोक्ताओं का विस्तार होगा, तो इसका मतलब होता है सामान्य रूप से सामानों की बढ़ती मांग है, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी स्थिति में क्या होती है, वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ती है, व्यापारियों को अपने शेयर में कमी आती है, इसके परिणाम स्वरूप उत्पादकों को और अधिक ऑर्डर दिए जाते हैं, ठीक है। व्यापारियों को उतना माल नहीं मिल पाता, लेकिन फिर भी ऑर्डर पे ऑर्डर दिए चले जाते हैं, उत्पादक गतिविधियों में वृद्धि होती है, उपभोक्ताओं की आय परिव्यय में, मांग में, शेयर में गिरावट आती है, बढ़ी हुई आर्थिक गतिविधियां का अर्थ बढ़ी हुई मांग का मतलब बढ़ी हुई एक्टिविटी, और इससे बैंक क्रेडिट निरंतर विस्तार से संचयी विस्तार और स्थापना फंडिंग का प्रस्ताव भी होता जाता है। तो इस प्रकार इकोनॉमी में जो प्रॉस्पेरिटी की स्थिति आती है, वो कहीं ना कहीं आरबीआई की क्रेडिट एक्सपेंशन पॉलिसी के कारण आती है, जिसमें आरबीआई क्या करता है, ब्याज की दरों को कम करता है, और ब्याज की दरों को कम करने के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में ऊपर की ओर बढ़ता चला जाता है, ठीक है। इसी प्रकार जो हमारे पास क्या होता है, एक मिनट, हाँ, मंदी की अवस्था कैसे आती है? तो मंदी की अवस्था में क्या होता है, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यह लगने लगता है कि अर्थव्यवस्था में सप्लाई ऑफ मनी बहुत ज्यादा हो गई है, सप्लाई ऑफ मनी बहुत ज्यादा हो गया है, बैंकों एवं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कोष खाली हो गया है, बैंकों एवं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कोष खाली हो गया है, तो वो क्या करती है, क्रेडिट कंट्रोल का काम करती है, और पहला कदम उठाती है, बैंक रेट बढ़ा देती है। जब बैंक रेट बढ़ता है तो इंटरेस्ट रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। अब व्यापारी ज्यादा ऑर्डर नहीं देते क्योंकि लोन महंगे हो चुके हैं। अब पूंजीपति भी नए प्लांट पर फोकस नहीं करता, क्यों? क्योंकि पूंजी महंगी हो गई है। तो इस प्रकार हमारे पास मंदी या वित्तीय संकट आ जाती है, इसको कहते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस जन्म ले लेता है, और ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, ये कहीं ना कहीं इकोनॉमी को डिक्लाइन करने का कारण बन जाता है। तो हॉट्रे के अनुसार क्रेडिट विस्तार समाप्त होने पर समृद्धि समाप्त हो जाती है, आपकी जो प्रॉस्पेरिटी और समाप्त, क्योंकि जो आपका क्रेडिट एक्सपेंशन है वो समाप्त हो चुका है। जैसे जैसे बढ़ते बैंक क्रेडिट जाते हैं, उनके कैश फंड खराब होते हैं, और वे नए ऋणों की मांग को हतोत्साहित करने के लिए क्रेडिट को कम करने और ब्याज दर को बढ़ाने के लिए मजबूर होते हैं। सोने के भंडार की कमी के कारण केंद्रीय बैंक अंतिम उपयोग के ऋणदाता के रूप में वाणिज्यिक बैंकों को आवाज एक सीमा निर्धारित करनी होती है। आखिरकार केंद्रीय बैंक बैंक दर बढ़ाकर, देखो बैंक दर की मैंने बात किया कि केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है, जब क्रेडिट वित्तीय संकट फाइनेंशियल क्राइसिस करती है, तो उसके अंतर्गत केंद्रीय बैंक जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो बैंक दर बढ़ा देती है। जब बैंक दर बढ़ाएगी तो निश्चित रूप से आपकी इकोनॉमी में
क्रेडिट अनुबंध यानी क्रेडिट में रिस्ट्रिक्शंस लगना चालू हो जाएगा। और इस प्रकार से जो आपकी बैंकिंग प्रणाली होती है वो अंततः रिजर्व बैंक की तीव्र कमी के कारण बनती है, यानी अर्थव्यवस्था में सप्लाई ऑफ मनी एंड फ्लो ऑफ द मनी कम हो जाती है और हम लोगों में क्या होता था, डिमांड कम हो जाती है। डिमांड की कमी के कारण एक तरफ तो व्यापारी स्टॉक ज्यादा नहीं ऑर्डर करते हैं, दूसरी तरफ पूंजीपति निवेश घटा देते हैं, जिससे बेरोजगारी फैलती है। और बेरोजगारी के कारण अर्थव्यवस्था में हमें इस प्रकार की क्राइसिस दिखाई पड़ती है कि अर्थव्यवस्था में लोग क्या होते हैं, अर्थव्यवस्था में वस्तुओं का मूल्य कम हो रहा, उत्पादन कम हो रहा, रोजगार कम हो रहा है और लोग अनएम्प्लॉयड होते चले जाते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जब कोष भर जाता है तो फिर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है, फिर से बैंक रेट की कमी कर देती है, तो फिर से इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की तरफ चलने लगती है। तो इस प्रकार इन्होंने कहा हॉटरे ने कि अर्थव्यवस्था में जितना भी आपके पास व्यापार चक्र दिखाई पड़ता है वो केवल और केवल मॉनेटरी फिनोमिना है, अदर कुछ चीज नहीं सर है। आवाज कट कट के आ रही है। ठीक है, अदर कोई फिनोमिना नहीं है अर्थव्यवस्था में। एक मिनट, सही चल रहा है, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था में जो आपके पास मतलब कि मुद्रा है या अर्थव्यवस्था में जो निवेश है वो कहीं ना कहीं बैंक के रोल पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो दिस इज फ्रॉम माय साइड। अब आप अपने प्रश्न पूछ सकते हो।